उत्तराखंड की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जारी उठापटक और उतार चढ़ाव भरे राजनीतिक ड्रामे का आज पटाक्षेप हो जाएगा, जब 11 बजे सदन में शक्ति परीक्षण होगा। 9 बागी विधायकों को उच्चतम न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली है और नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने इन विधायकों को शक्ति परीक्षण में मतदान करने से रोक दिया है। उत्तराखंड में सत्ता हासिल करने के लिए 31 का जादुई आंकड़ा आज कौन सा पक्ष हासिल करता है, इसको लेकर असमंजस बरकरार है। दोनों ही पक्षों के पास लगभग बराबर संख्या है। शक्ति परीक्षण से पहले सियासी खेमेबंदी की किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पूरा शक्ति परीक्षण सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होने वाला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित राज्य की सी विधानसभा में मंगलवार को यह तय होगा कि आखिरकार राज्य की सत्ता राष्ट्रपति शासन के हाथों में रहेगी या फिर हरीश रावत की ताजपोशी होगी या फिर कोई नया मुख्यमंत्री होगा। मंगलवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले देहरादून में सियासी गतिविधियां चरम पर हैं। बहुमत के लिए जरूरी 31 का आंकड़ा जुटाने के लिए दोनों पक्ष जोर शोर से जुटे हैं। बीजेपी के पास 28 और कांग्रेस के पास 27 विधायक हैं। ऐसे में सत्ता की चाबी पीडीएफ के 6 विधायकों के पास है, जिनमें बीएसपी के 2, यूकेडी का 1 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि पीडीएफ का रुख अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी ने शक्ति परीक्षण से एक दिन पहले हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा करके थोड़ी हलचल पैदा कर दी। सियासी गतिविधियों के बीच दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जो लेन देन का क्रम चल रहा है, जिसमें स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री जी लिप्त हैं, उनका विधायक जिस ढंग से स्वीकार करता है कि विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं, जब कांग्रेस ही के विधायक को खरीदने के लिए कांग्रेस पैसा दे रही है, तो मैं सोचता हूं कि वहां जो भी सम्मानजनक व्यक्ति कांग्रेस में होगा, विधायक होगा, वो तो कांग्रेस के साथ रहना कभी पसंद ही नहीं करेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि जब वोटिंग होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट देंगे। हमारे साथ न्याय होगा, इसका हमको पूरा भरोसा है और आज भी न्याय हुआ है, आगे भी न्याय होगा और हमको न्याय मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। विधानसभा के पटल से भी हमको न्याय मिलेगा। एक तरफ हरीश रावत जीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में सीबीआई आज उनका इंतजार ही करती रह गई। स्टिंग के मामले में रावत को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए, बल्कि और समय देने की अर्जी भेज दी। हालांकि रावत दावा कर रहे हैं कि वो सीबीआई जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस स्टिंग में कथित तौर पर उन्हें एक पत्रकार से बागी विधायकों का फिर से समर्थन हासिल करने के लिए डील करते हुए दिखाया गया था। इस स्टिंग के अलावा रविवार को हरीश रावत के एक विधायक का नया स्टिंग सामने आया। स्टिंग में कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। सीडी में वो कहते हुए दिख रहे हैं कि रावत ने कांग्रेस और सहयोगी दलों के 12 विधायकों को 25-25 लाख रुपए बांटे थे। कुल मिलाकर फ्लोर टेस्ट से पहले तमाम सियासी दांवपेच चल रहे हैं। दोनों पक्ष आंकड़ों की बाजीगरी में जुटे हैं। शक्ति परीक्षण में अब थोड़ा ही वक्त बचा है, लेकिन राजनीति में अंतिम वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल शक्ति परीक्षण होने तक प्रदेश की राजनीति अभी क्या क्या रंग दिखाती है, देखना बाकी है। डीडी न्यूज। और उत्तराखंड के देहरादून से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, बिल्कुल हमने जिस तरह देखा कि राजनीति में आखिरी समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता। फ्लो टेस्ट है आज, चाक चौबंद तैयारियां हैं। किस तरह की आप इस वक्त माहौल वहां देख रही हैं, क्या कुछ आप पिकअप कर पा रही हैं? बिल्कुल राजनीतिक गहमा गहमी और उत्सुकता का माहौल यहाँ पे भी है। जिस तरह से पूरे देश की नज़रें उत्तराखंड की राजनीति पर इस वक्त लगी हुई हैं, पिछले 1.5 महीने से 18 मार्च से आप देख सकते हैं कि स्टिंग, सियासी शहमात का खेल जिस तरह से यहाँ पर जारी है। आज जो फ्लोर टेस्ट है उसे कहा जा रहा है कि ये उसकी फाइनल स्टेज है, लेकिन ये भी देखना होगा कि यही फाइनल स्टेज होता है या इससे आगे भी कुछ होता है। फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है, हरीश रावत के सामने जो नंबर गेम है उसमें अपना जो दावा जो उन्होंने किया है उसे पुख्ता करने की है, शक्ति प्रदर्शन की है। आप देख सकते हैं कि 71 के सदन में अगर 9 बागी विधायकों को हटा देते हैं तो 62 की संख्या होती है, जिसमें अगर एक स्पीकर को हटा देते हैं तो 61 विधायकों का जो है सदन रह जाता है। उसमें जो जादुई आंकड़ा आता है वो 31 का आता है। अब दोनों ही दलों के पास आप देखें, अगर बागियों को हटा दें, अगर बीजेपी के बागी को हटा देते हैं उनके पास भी 27 की संख्या है और कांग्रेस के बागी हटा देते हैं उनके पास भी 27 की संख्या है। तो जो दारोमदार पहले बागियों पे था, अब जो 2 बीएसपी के और 1 यूकेडी और 3 निर्दलीय हैं, उनके ऊपर आ जाता है कि उनका समर्थन क्या है। अब जो कांग्रेस है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इस बात पर है
है कि पहले जब राज्यपाल के सामने उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन का पत्र दिया था तो उसमें 34 के समर्थन पत्र का उन्होंने जिक्र किया था और वो पत्र दिखाया था। तो उनका कहना है कि जो ये निर्दलीय हैं या अन्य हैं ये उनके साथ हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बीच घटनाक्रम काफ़ी बदला है और कांग्रेस अपना ही कुनबा नहीं समेट पा रही है। असंतुष्टों की संख्या बड़ी है और बागियों के अलावा अन्य कई लोग भी उनके समर्थन में आ सकते हैं। इसके अलावा कल जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, हरिद्वार के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बसपा को समर्थन की घोषणा की, तो उससे भी कहीं ना कहीं उम्मीदें जागती हैं और ये पार्टी के खेमे में, और ये देखना होगा कि बीएसपी के विधायकों का रुख क्या रहता है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है। तो काफ़ी दिलचस्प जया ये मुकाबला हो गया है और अब देखना है, कुछ ही देर बाकी है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक राष्ट्रपति शासन को हटाया जाएगा और उसके दौरान ये शक्ति परीक्षण होगा और उसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में उनकी निगरानी में ये हो रहा है, यही देखने के लिए कि संवैधानिक प्रावधान जो हैं किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा रमा आपने, संवैधानिक प्रावधान किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं ये तो जरूर देखा जाएगा, लेकिन सबकी निगाहें इस तरह से है कि आखिर किस तरह से किस ओर राजनीतिक ऊंट करवट लेगा। कहते हैं कि राजनीति में कभी कभी 1 और 1 2 होता है और कभी कभी 1 और 1 11 होता है, लेकिन यहाँ 1 कर जोड़कर 31 तक पहुंचने की जुगत लगा रहे हैं। दोनों दलों की आखिर क्या रणनीति है आखिरी समय में, किससे मुलाकात, जो मेल मुलाकात का सिलसिला चलता है, उसके विषय में भी अगर कोई जानकारी हो तो बताइए। जी बिल्कुल निखिल, आपने सही कहा कि 1 और 1 2 को 1 और 1 11 बनाने की कोशिश दोनों ही दल यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि 31 का जादुई आंकड़ा उनके पक्ष में हो जाए है। दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेता यहाँ पर 2-3 दिनों से मौजूद हैं। लगातार दोनों दलों ने अपने पार्टी के विधायकों को व्हिप जारी किया है, अपने विधायकों को जोड़ कर रखने की, अपने पास ही रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अन्य दलों से भी बातचीत की जा रही है और संपर्क किया जा रहा है और लगातार जो दावे प्रतिदावे दोनों दलों की तरफ से हो रहे हैं उन्हें ही देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आक्रामक रणनीति जो है वो दोनों ही दलों की है। अब यही देखना है कि किस तरह से ये रणनीति जो है उनके पक्ष में आ पाती है या नहीं आ पाती है। जिस तरह से हम बता रहे थे कि बीजेपी ने कल बसपा के समर्थन का दावा किया है, तो इसे भी एक बड़े सियासी पैतरे की तरफ देखा जा रहा है और इसका असर न केवल यहाँ की राज्य की राजनीति में होगा बल्कि केंद्र की सियासत में भी इसमें आगे के आने वाले दिनों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो दोनों ही दल अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आंकड़े को करें। दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बहुत कुछ दिलचस्प घट रहा है रमा राज्य में निश्चित तौर पर, और लगातार हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें आ रही हैं। 2 स्टिंग ऑपरेशन सामने आ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के। तो इस बीच में क्या कुछ होगा 11 बजे, इस पर नज़र बनाए रखिए और हम ज़रूर आपसे अपडेट लेंगे इस बारे में। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।